नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कई बार जिंदगी में हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले करते हैं और कभी कभी ये फैसले हमारी सोचने समझने की ताकत को खोखला कर देते हैं। हमसे जल्दबाजी में वो करवा देते हैं जिसका खामियाजा एक बड़ी कीमत से चुकाना पड़ता है। और कई बार तो ये फैसले बहुत महंगे साबित होते हैं और हमारी जिंदगी की दिशा को ही बदल देते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही विचारधारा को दर्शाती है जो हमारे मन में एक एहसास जरूर जगाएगी, एक सोच जरूर पैदा करेगी। ये ले पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। आंटी हमारी बात तो सुनो, हम लोग भाई बहन हैं। हमने कुछ नहीं किया आंटी, आप हमको कहाँ लेके जा रहे हो? आंटी हमारी बात तो सुनो। क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत तेज भूख लगी, जल्दी खाना लगाइए। हाँ। और हाँ जल्दी, वरना मेरी मूवी छूट जाएगी। मूवी देखने जाना है मुझे। ठीक है, लेके आती। हाँ। लाओ, खाना खा के जा। लाओ। सर कल दोपहर से हमारा बेटा घर से निकला हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आपके बेटे की उम्र क्या है? सर बस अभी 2 महीने पहले 18 साल का हुआ है। अच्छा, वो बता के गया है कि कहाँ जा रहा है? नहीं सर, मैं उसके लिए किचन में खाना बना रही थी, वो बिना खाना खाए चला गया। हाँ, जाने से पहले बोल रहा था कि दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है। कौन से दोस्तों के साथ? नहीं सर, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि वो रात भर घर नहीं आया और देर होने पे कम से कम वो फोन तो करता है। हाँ सर, लव कभी भी रात भर घर से बाहर नहीं रहा। आपने उसके दोस्तों से पूछा? सर 1-2 दोस्तों को हम जानते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं। अच्छा, लव कौन से स्कूल में पढ़ता है? एपी पब्लिक स्कूल में। सर 12th क्लास, सेक्शन सी, साइंस स्टूडेंट है। आप अपने बेटे की कोई फोटो लाए? जी सर, ये लीजिए सर। आपका बेटा बाइक से ट्रेवल करता है? जी सर, हमने उसके बर्थडे पे गिफ्ट की थी। पांडे, ये फोटो को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। और बाइक का ये नंबर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अपने खबरियों को कहो कि ध्यान रखें अगर ये बाइक कहीं मिलती है। और हाँ, इसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करो, देखो कि आखिरी बार इसके फोन से किस नंबर पे कॉल किया गया। और इसके स्कूल में भी पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता चले। यस सर। सर उस दिन स्कूल से घर जाते हुए हम पार्क में बैठ गए थे, क्योंकि नेहा की तबीयत खराब हो गई थी। सर हमें गलतफहमी में पकड़ा गया था, तो मम्मी पापा ने पुलिस स्टेशन में आके क्लियर किया कि हम दोनों भाई बहन हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। फिर जाके पुलिस ने हमको जाने दिया। सर लव ने इस बात को लेकर पूरे स्कूल के सामने हमारा तमाशा बना दिया था। लव बहुत दिखावा करता है सर, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है। जब देखो तब सबको नीचा दिखाने में ही लगा रहता था। ऐसा कोई दिन नहीं था कि वो किसी को नीचा ना दिखाए। लेकिन सर ये एंटी रोमियो ड्राइव इंसिडेंट पे बात बहुत बढ़ गई थी। तुम और लव तो कजन हो, एक ही घर में रहते हो ना? नहीं सर, हम लोग अलग अलग घर में रहते थे। कल स्कूल खत्म होने के बाद तुम लोग लव से मिले थे? नहीं सर। कल स्कूल खत्म होने के बाद में तुम दोनों कहाँ गए थे? सर स्कूल खत्म होने के बाद हम सीधा घर ही गए थे। सर लव की फोन ट्रैकिंग से पता चला है कि उसकी लास्ट लोकेशन फजलपुर मैदान की थी। सीधा फजलपुर मैदान चलते हैं, हो सकता है लव के बारे में बाकी जानकारी हमें वहीं मिले। यस सर।
कहते हैं कि बच्चों के चरित्र में उनके घर की परवरिश का असर जरूर दिखाई देता है। पुलिस को अब तक जितना भी लव के बारे में पता चला था, उससे यही जाहिर होता है कि लव को अपने पिता के पैसे और रुतबे का काफी अहंकार था, और यह जग जाहिर है कि अहंकार अक्सर पतन का कारण बनता है। क्या लव का यही अहंकार उसकी जिंदगी के पतन का कारण बनने वाला था? आखिर कहां था लव और क्या हुआ था उसके साथ? एक मिसिंग कंप्लेंट से शुरू हुआ यह केस पुलिस के लिए एक ऐसी चुनौती बनने वाला था जिसे सुलझाने के लिए पुलिस को लोहे के चने चबाने पड़े। मेरी बात तो सुन। अरे मेरी बात तो सुन। मैं सुन। जी बिल्कुल पंडित जी। हाँ क्या? अजय सुनिए। क्या लव वहां भी नहीं है? ठीक है। पंडित जी कह रहे थे इस पूजा के बाद हमारा लव शाम तक वापस घर आ जाएगा। अगर कभी इन ढकोसलों से निकलकर तुम्हें लव की पढ़ाई पे ध्यान दिया होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। आप मेरे विश्वास पे ही उंगलियां उठा रहे। लव के ना बोर्ड के एग्जाम सर पर है। तुमने उसे मूवी देखने की परमिशन दी थी। अरे पूछो अभी के बच्चों को देखा है कभी? शुभम और नेहा कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं दोनों। अरे लव के लिए क्या नहीं किया मैंने? उसकी हर जिद पूरी की। और एक तुम हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती। आप मेरे बेटे में खामियां निकालना बंद कीजिए। वो भी जब तब पूरी दुनिया पुष्पा भाभी के बच्चे की करतूत के बारे में बातें कर रहे हैं। जब भी देखो पुष्पा भाभी की बड़ाई करते रहती हूँ। देख ली उनकी परवरिश। ले नेहा, ले। अरे नेहा कहाँ जा रही है? मैं अपने कमरे में खाऊंगी। अरे सुन तो, इसे अचानक क्या हो गया? पता नहीं है। तुझे पता नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? तू तो उसकी हर बात जानता है। जा बुला के ला उसे। हाँ माँ तुम भी। वो पढ़ाई को लेकर कितनी टेंशन में है, और तुम जब देखो मुझे उसके पीछे लगा देती हो। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरे अरे सुन तो सही। सर वो बाइक देखिए, वो बाइक लव की बाइक जैसी लग रही है, लेकिन गाड़ी रोको। पर सर खून के धब्बे देखने पर ऐसा लग रहा है कि ताजा नहीं है। और अगर हम ये मान ले कि लव के खून के निशान हैं, तो लव इस वक्त कहाँ होगा और वो घर क्यों नहीं लौटा? इसके अलावा सोचने वाली बात एक और है पांडे, कि लव यहाँ अकेले में किससे मिलने आया होगा या किस काम से। ये कार के निशान को अच्छी तरह से चेक करो और ये ब्लड के सैंपल लो। लव के घर से उसका टूथब्रश लेके उसके डीएनए से मैच करके देखते हैं कि वाकई ये लव का खून है या किसी और। अबे हमारा नंबर कब आएगा? अकेले अकेले मजा लोगे का? हाँ, हमें भी आनंद की अनुभूति लेने दो। अरे वो कहावत नहीं सुनी अंग्रेजी में, शेयरिंग इज केयरिंग। फजलपुर मैदान के पीछे हमने लव की बाइक खोली। सब मेरा बेटा लो। देखिए वहीं पास ही हमें कुछ खून के धब्बे भी मिले। सब मेरे बेटे लव को कुछ हुआ तो नहीं है? अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन खून के धब्बों के साथ लव का डीएनए मैच करने के लिए हमें लव का टूथब्रश चाहिए होगा। अच्छा, लव की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई ऐसा जो उसे नुकसान पहुंचा सकता हो? मुझे नहीं पता सर। सब ये किसी और ने नहीं बल्कि इनके बड़े भाई के बेटे शुभम ने किया है। सब अक्सर मेरे बेटे को स्कूल में धमकी देता था। सर वो सब हमसे और हमारे रुतबे से जलते, इसलिए हमेशा लड़ाइयाँ करते रहता था। सब खुद लव ने मुझे सब बताया। अगर ये किडनैपिंग का मामला है तो फिरौती के लिए किडनैपर साहब से कांटेक्ट जरूर करेगा। तो जैसे ही आपके पास में कोई कॉल आए तुरंत हमें बताइएगा। जी सर। हमने सुना है आपके बेटे शुभम और लव के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद शुभम ने लव को जान से मारने की धमकी दी थी, और अब लव कहीं मिल नहीं रहा। बच्चों के बीच तो ये सब होता रहता है। लव को तो लोगों को नीचा दिखाने में मजा आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आके आपके बेटे ने ही लव के? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, कल स्कूल से आने के बाद शुभम कहाँ था? साहब यही घर पर था। एग्जाम सर पर है, दिन रात पढ़ता रहता है। शुभम का मोबाइल नंबर दीजिए। उसके पास कोई फोन नहीं है साहब। हमारे घर में एक ही फोन है जो इनके पास है।
अच्छा, आप लोगों के पास कोई गाड़ी है, मतलब कार या टू व्हीलर वगैरह कुछ? नहीं साहब, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। सर इन लोगों की बातों से तो ऐसा लगता है कि इन दोनों फैमिलीज में आपस में कुछ बनती ही नहीं है। पांडे, हमें इन लोगों के बारे में और पता करना होगा। इनके दोस्तों, रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों से बात करो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। सर हमने राजेश के परिवार वालों के बारे में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला है कि राजेश अनिल का बड़ा भाई है। इनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। राजेश ने ही अनिल की सारी जिम्मेदारी उठाई थी, उसको पढ़ाया लिखाया, और अनिल को राजेश ने मैकेनिक वर्कशॉप खोलने में भी मदद की थी। लेकिन अब उस वर्कशॉप का मालिक अनिल है और राजेश उसमें सुपरवाइजर का काम करता है। बड़ा भाई छोटे भाई के अंडर काम करता है, ये क्या मतलब है? और जो दुकान राजेश ने खोली थी, अब उसका मालिक अनिल कैसे हो गया? सर यही नहीं, दोनों भाइयों की लाइफ स्टाइल भी एकदम अलग है। दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। एक काम करो, इस राजेश से मिलकर पता करो कि दोनों भाइयों के बीच में चल क्या रहा है। और राजेश अपनी ही दुकान पर अपने ही छोटे भाई के अंडर एक मामूली सी नौकरी कर रहा है, ये बात हजम नहीं हुई मुझे। साहब, इस वर्कशॉप को चालू करने में मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया। सोचा अपने भाई अनिल को पार्टनर बनाकर काम करूंगा, लेकिन वो तो आस्तीन का सांप निकला। मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया उसने। मुझे दूसरी जगह ठीक ठाक नौकरी नहीं मिलती साहब, इसलिए यहाँ काम करना मेरे लिए मजबूरी। दूसरी जगहों से मुझे यहाँ अच्छे पैसे मिल जाते हैं और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इन पैसों से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराता हूँ। मैं तो अनपढ़ हूँ साहब, लेकिन मेरे बच्चों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। क्या तो चोट कैसे लगी? ये वो काम करते वक्त। क्यों, क्या हुआ? अब अकेले बैठ के रोने से क्या फायदा? मैं कह रही हूं ना कि नेहा और शुभम ने लव को गायब किया है। आप उनसे जाके पूछिए ना कि कहां मेरे बेटे को छुपा के रखा है। आप पूछते क्यों नहीं है? मैं किस बात की बिना पर अपने बड़े भाई साहब के बच्चों पर उंगली उठाऊं? तुम्हारी इस सुनी सुनाई बातों की बिना पर? अरे कुछ तो सोच कर बोला करो कल्पना। सोच कर ही बोल रही हूं। उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे शुभम मुझसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करता था, बल्कि आपके भाई साहब की पूरी फैमिली हमारी तरक्की से चलती। अरे बस करो, उन पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख। तुमने अपने लाइफस्टाइल के चक्कर में ना लव को बिगाड़ रखा है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि लव के इसी शो ऑफ के चक्कर में किसी ने उससे दुश्मनी निकाली हो। लव बेटा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ले तेरे मनपसंद बाइक की चाबी। अब बेटा हम भी यही चाहते हैं कि तुम पढ़ाई में भी अपना बेस्ट दो, शुभम की तरह अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो मुझे क्यों दिए बाइक? उसको दे दो ना आप। अरे लव, मुझे क्यों दे दिया आपने? लव बेटा, लव कहाँ जा रहे हैं? आपने इसकी शुभम के साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए। और वैसे भी लव शुभम से भी बहुत ज्यादा होशियार है। पढ़ाई लिखाई और मेहनत इसको करने की क्या जरूरत है? इसके लिए जो भी करना है वो हम है ना, और बिजनेस भी तो है। इसे जो मजे करने वो करने दीजिए। वैसे भी ये वक्त वापस लौट के नहीं आता है। जब हम किसी को नापसंद करते हैं तो हमें उनकी हर बात बुरी लगती है। हम पर कोई भी तकलीफ आती है तो उसका जिम्मेदार हम उन्हें ही ठहराते हैं। और ऐसा ही हो रहा था इन दो परिवारों के बीच। इनके आपसी रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी, एक दूसरे के लिए मन में मैल भर गई थी। तो क्या लव का गायब होना इसी कड़वाहट का नतीजा था? क्या लव अपनी ही किसी बुरी करनी का शिकार हो गया था, या फिर वो अपने माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा था? क्या लव के गायब होने के पीछे वाकई राजेश का हाथ था? आखिर कहां था लव? गुजरते वक्त के साथ राज भी गहरे होते जा रहे थे। लव की बाइक के साथ खून के धब्बों का मिलना इस जुर्म की संजीदगी को बयां कर रहा था, और पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए जी जान से जुट गई। सर ये रही डीएनए रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक खून के धब्बे किसी और के नहीं बल्कि लव के ही हैं। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किडनैपिंग का मामला नहीं बल्कि मर्डर का है, और हो सकता है कि लव को किसी ने मारकर ठिकाने लगा दिया।
और शायद वहां मिले टायर के निशान उसी कार के होंगे जिसमें डालकर लव को ठिकाने लगाया गया था। हो सकता है सर। पांडे, राजेश कार की वर्कशॉप में काम करता है। वहां से वो इजीली एक कार लेकर क्राइम करके निकल सकता है और राजेश के दिल में अपने भाई के लिए नफरत भरी हुई है। वो ये जानता है कि अनिल अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहा है। हो सकता है कि राजेश इस बात से अपसेट हो कि उसके बच्चों को उसका हक नहीं मिला और उसका बदला लेने के लिए उसने लव के साथ कुछ कर दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि ये काम शुभम और नेहा ने किया हो, क्योंकि वो लोग भी लव से परेशान थे। हो सकता है कि शुभम ने किसी वर्कशॉप से कार किराए पे ली हो। पांडे, एक काम करो, इन सब की डिटेल्स को क्रॉस चेक करो और ये भी चेक करो कि 15 अक्टूबर को राजेश के फोन की लोकेशन क्या है। यस सर। नहीं सर, उन्होंने यहाँ से कभी कोई कार नहीं दी और उनके बच्चे यहाँ से कार ले जाए ऐसा तो संभव ही नहीं। सर जहाँ तक हम जानते हैं राजेश भैया को, वो शुभम को 12वीं पास कराने से पहले कार ड्राइविंग नहीं सिखाना चाहते थे। वो तो उसकी पढ़ाई लिखाई पे काफी ध्यान देते थे। राजेश भाई के पास इतना पैसा ही कहाँ है कि वो कोई कार खरीद ले। सर शुभम तो एकदम पढ़ाकू है और जैसा कोई फ्रेंड भी नहीं है जिससे उसको गाड़ी मिल सके। सर शुभम को गाड़ी नहीं चलाने आती थी, उसके पापा उसको पढ़ाई के अलावा और कुछ करने ही नहीं देते थे। सर मैंने अच्छे से पता किया है, शुभम और राजेश दोनों में से किसी ने भी कोई कार रेंट पर नहीं ली थी। मैंने इनकी लास्ट लोकेशन भी चेक की। जिस दिन लव लापता हुआ था उस वक्त राजेश अपनी वर्कशॉप में ही था और आस पड़ोस में पूछताछ करने पर पता चला है कि शुभम अपने घर पर ही था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब नेहा ने किया हो? आखिर लव तो नेहा को भी पसंद नहीं था। पांडे, कोई ना कोई ऐसी कड़ी जरूर है जो हमारी नजरों से दूर है। जैसे ही कड़ी हमारे हाथ आएगी, मुजरिम के हाथ में हथकड़ी होगी। नेहा, नेहा बेटा, उठ बेटा, दूध लाई हूँ। नेहा, नेहा, अभी तक नहीं उठी ये लड़की। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओके सर। आप लोग जरा बाहर जाएंगे, हमें फैमिली से कुछ बात करनी है। राजेश जी, क्या हुआ था कल रात में? सर नेहा को उसकी प्री बोर्ड की रिपोर्ट कार्ड मिली थी। मार्क्स बहुत कम थे, एक सब्जेक्ट में तो फेल ही हो गई थी, इसलिए शायद वो बहुत घबरा गई और रात में घर आई। रात के 9 बज रहे, स्कूल से घर आने में इतना टाइम लगता है? रात में अकेली आई थी या किसी के साथ? मेरा बेटा शुभम था उसके साथ। क्या नेहा के ऊपर पढ़ाई को लेकर दबाव था? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। पांडे, पापा ये मेरा दोस्त है। आपसे मैंने कहा था बच्चों पर पढ़ाई के लिए दबाव मत डालिए, लेकिन आप नहीं माने। मुझे मेरे बच्चे वापस दीजिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। पांडे, दोनों भाइयों के परिवार में अजीब सी कशमकश है। पहले छोटे भाई अनिल का बेटा लव गायब हो जाता है। हम इस केस को सुलझाने निकलते हैं कि बड़े भाई राजेश की बेटी नेहा की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों के बहुत पास है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है। सर राजेश के मुताबिक नेहा अपने प्री बोर्ड्स मार्क्स को लेकर काफी परेशान थी, इसीलिए दोनों बहन भाई घर भी लेट आए थे। हो सकता है कि उसके माँ बाप हमें ना बता रहे हो और वो नेहा पर पढ़ाई का दबाव डालते हो, जिसकी वजह से नेहा ने सुसाइड कर लिया हो। सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर नेहा की मौत फांसी लगने से हुई है। सर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कुछ दिन पहले ही नेहा का अबॉर्शन हुआ था। अबॉर्शन? मतलब नेहा ने सुसाइड मार्क्स कमाने की वजह से नहीं की? जरूर कुछ ऐसा है जो उसके घर वाले हमसे छुपा रहे हैं। अबॉर्शन? ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं। क्या नेहा का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं साहब, नेहा जब भी बाहर जाती थी शुभम उसके साथ होता था। वो इन सब चीजों में नहीं थी, उसका किसी से कोई चक्कर नहीं था। शुभम, क्या तुम हमें कुछ बता सकते हो? सर कभी कभी हम साथ में होते थे, लेकिन कभी कभी नहीं होते थे सर। लेकिन सर मुझे पता है उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक रेप का मामला है जो हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया गया? से कुछ भी छिपा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना कानूनन जुर्म है। नहीं साहब, ऐसा होता तो हम पहले पुलिस कंप्लेंट करते। अच्छा, क्या इन दिनों आपने नेहा के बर्ताव में कुछ अजीब सा महसूस किया था? हाँ साहब, इन दिनों वो खोई खोई सी रहती थी और बहुत परेशान भी रहती थी। अरे नेहा, कहाँ जा रही है? वो मैं अपने कमरे में खाऊंगी। मुझे तो लगा वो अपने बोर्ड एग्जाम के दबाव की वजह से ऐसा बर्ताव कर रही थी। शुभम, तुमने भी कुछ नोटिस किया था क्या? नहीं सर, मुझे भी ये लगा था कि वो अपने एग्जाम्स की वजह से स्ट्रेस्ड है। 16 साल की उम्र में नेहा प्रेग्नेंट थी, उसका अबॉर्शन भी हुआ और उसके घर वालों को कोई खबर तक नहीं। सर, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके मुंह पर कुछ और दिल में कुछ और। इस नेहा की हिस्ट्री खंगालो, इसके पास्ट के बारे में पता चलेगा, तभी हम इसका प्रेजेंट पता कर पाएंगे। यस सर। अब तक मैं यही सोचता रहा कि मैंने उसमें पढ़ाई के लिए जो दबाव डाला उसके लिए उसने आत्महत्या की, लेकिन ये अबॉर्शन, अरे क्या नहीं किया मैंने नेहा और ये शुभम के लिए। अरे तेरे ऐसी औलाद होने से तो औलाद ना होना अच्छा है। बहुत पढ़ाइयाँ करते थे ना अपने भाई साहब के बच्चों की, मेरे परवरिश में ताने मारते थे, ना भला बुरा कहा मेरे बेटे को। अब देखो, दूध का दूध और पानी का पानी, छुप छुप के बड़े कारनामे कर गई ये नेहा, मुंह पे कालिक पोत गई ये लड़की। बस भी करो कल्पना, तुम उनके दुख में शामिल नहीं हुए, कम से कम चुप तो रहो। हमारा लव भी कितने दिनों से गायब है, उन्होंने यहाँ आकर खबर ली। अरे अब तो सोच लो, पता नहीं कौन सी बात छुपा रहे वो। मुझे तो लगता है इस शुभम का ही हाथ है हमारे लव को गायब करने में। भगवान करे वो जहां भी हो ठीक हो। 16 साल की उम्र में नेहा का अबॉर्शन सबके लिए चौंका देने वाला था, लेकिन नेहा का संबंध किसके साथ था और इस अफेयर का नेहा की मौत से क्या ताल्लुक था? क्या नेहा के घर वाले उसके अबॉर्शन के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते थे, या फिर वो पुलिस से कुछ छिपा रहे थे? एक तरफ लव की गुमशुदगी और दूसरी तरफ नेहा की मौत, और उसके बाद जो कुछ सामने आया उसने इस केस को एक ऐसे भंवर में फंसा दिया जहां से पुलिस को कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस बड़ी मुस्तैदी से अपनी तहकीकात में लगी हुई थी। मैम, वो लड़की किसी लड़के से बात तक नहीं करती थी, वो हमेशा लड़कियों के साथ ही रहती थी। नहीं मैम, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो बहुत ही सिंपल लड़की थी और अपने पापा से बहुत डरती थी। सर, मैंने एक दिन नेहा को कार में देखा था एक आदमी के साथ जो ऑलमोस्ट उसकी डबल एज का लग रहा था। सर, देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो नेहा का बॉयफ्रेंड है। आई मीन सर, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये कब की बात है? यही कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था? हाँ सर। भाई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या क्या बोल रही है तू? देख, तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ कैसे क्या करना है। हाँ? सर स्केच बन गया। और नेहा के घर वालों को भी स्केच दिखा के पूछो, शायद वो लोग इस आदमी को जानते हो। यस सर। अबे साले, तेरे अंदर में एक बार में कोई बात जाती है कि नहीं? याद रख, जो मैं चाहता हूं अगर मुझे नहीं मिला ना, तो तुझे भी वो नहीं मिलेगा जो तू चाहता है। इसे देखा है आपने कभी? नहीं साहब, इसे पहले कभी नहीं देखा। आपने देखा? जी नहीं। शुभम, तुमने देखा इसे? नहीं सर, मैंने भी नहीं देखा। जिस आदमी के साथ नेहा को देखा गया है, मे भी उसी आदमी के साथ नेहा का अफेयर चल रहा होगा। और जो बच्चा नेहा ने अबॉर्ट किया है, वो बच्चा भी उसी आदमी का।
पर नेहा का अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी के साथ अफेयर है और नेहा की फैमिली में भी उसे कोई नहीं जानता। हेलो सर, आज मुझे एक धमकी भरा लेटर मिला है। 1 लाख रुपए मांग रहा है किडनैपर। आप वो लेटर हमारे थाने में जमा करवा दीजिए और जैसा हम बोलते हैं वैसे कीजिए। जी सर। लव की मिसिंग के 3 दिन बाद उसकी फैमिली के पास रैंसम के लिए लेटर आया है और रैंसम मनी में सिर्फ 1 लाख रुपए की डिमांड की है किडनैपर ने। सर मैं बताता हूँ सर, ये सब लव की वजह से हुआ। वो कहने को तो मेरा कजन है, पर जब देखो वो हमें और हमारी फैमिली को नीचा ही दिखाता रहता है। लो गंगू तेली, देख बाइक देख मेरी, देखी ऐसी बाइक तूने? हाँ, छोटी मोटी ट्रीट के लिए तो चिल्लर खट्टी कर लेता है ना, मुझसे बराबरी करता है ना, अब कर बराबरी। लेकर ऐसी मस्त बाइक, तेरे बाप की और तेरी औकात भी ऐसी बाइक लाने की। औकात की बात तो तू करी मत, तुम लोगों की क्या औकात है ना वो सबको पता है। और ये जो तेरी बाइक है ना, इसे 10 गुना अच्छी बाइक लेके दिखाऊंगा तुझे। अबे ओ गंगू तेली, तू ना मैकेनिक का बेटा है, तो तू बाइक ठीक करने के सपने देख, ना कि खरीदने के। और वैसे भी तेरा बाप मेरे बाप की वर्कशॉप में यही तो काम करता है। तेरे ही सामने ना तेरी बाइक को ओवरटेक करूंगा। अच्छा जी, कल का जज्बाती हो गया। मैंने उसे चैलेंज किया था कि मैं भी उसे नई बाइक लेकर दिखाऊंगा। मुझे पता था कि इतने सारे पैसे सीधे रास्ते से तो आ नहीं सकते, तो बस मैंने रास्ता ही बदल दिया। मैं जुआ खेलने लगा। मैंने अपनी मम्मी के 50,000 के जेवर जुए के दाव में लगा दिए और जैसा मैंने सोचा था उससे उल्टा ही हुआ। मैं जुए में सब कुछ हार गया। मुझे मेरी मम्मी के जेवर वापस चाहिए थे। मेरा पापा मुझे बहुत मारते। फिर मैंने जुए के अड्डे से पैसे उधार लिए। सरजू भाई, वो ज्वेलरी मेरी मम्मी की मुझे किसी भी हालत में वापस चाहिए। देख, मेरे पास एक बंदा है जो तुझे 50,000 रुपए दे सकता है, लेकिन 40% ब्याज पर। और एक बात याद रखना, अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो तेरी जिंदगी झंड कर देंगे हम। मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। सरजू भाई प्लीज प्लीज मुझे पैसे दिलवा दीजिए। हाँ ठीक है, बात करता हूँ। एक बच्चा है, 50,000 रुपए मांग रहा है, 40% ब्याज पर। फिर मैंने एक और दाव किया और इस बार मैं वो बाजी भी हार गया। मुझे उधार लिए हुए पैसे और मम्मी के जेवर के लिए 1 लाख रुपए देने थे, वो भी ज्यादा ब्याज पर। फिर मैंने अनिल चाचू से फिरौती मांगी और वो लेटर उन तक पहुंचाया। लव को कहाँ रखा है? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ फिरौती मांगी थी, मुझे नहीं पता लव है। सुताई तब तक करो जब तक सच नहीं होगा। देखो नहीं सर मेरी बात तो सुना सर, मैंने कभी नहीं किया सर। जल्दी पैसा कमाने और अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए शुभम ने गलत रास्ता चुना, लेकिन वो ये भूल गया कि गलत रास्ता हमें सिर्फ गलत मंजिल पर ही ले जाता है और जिसका परिणाम सिर्फ बुरा ही होता है। शुभम ने जो कुछ भी किया उससे उसके माता पिता के सपने चकनाचूर होते दिखाई दे रहे थे। लव का अब तक कुछ पता नहीं चला था और पुलिस एक बार फिर से उसी चौराहे पर आकर खड़ी थी जहां से उन्हें सही मंजिल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। जिस दिन लव गायब हुआ उस दिन राजेश और अनिल दोनों वर्कशॉप में थे और कल्पना की फोन लोकेशन भी इनके घर की ही थी। फिर समझ में नहीं आता कि लव वहां मिलने किससे गया था और इसका फोन भी अभी तक नहीं मिला। सर रामबाग थाना से फोन आया है, जो स्केच हमने वहां भेजा था ठीक उसी आदमी की मिसिंग रिपोर्ट 2 दिन पहले उनके थाने में दर्ज करवाई गई है। सर यह है राहुल खत्री, यहाँ के ठेकेदार जयराम खत्री का बेटा। 2 दिन पहले इसके पेरेंट्स यहाँ इसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के कुछ और इसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन मेन मार्केट में पाई गई है। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ है। फोन रिकॉर्ड से कुछ मिला? ये 1-2 नंबर से काफी टच में था, उसमें से एक को हमने पकड़ा है, नाम है सरजू। ये सरजू। क्या किया इसने? पास के मोहल्ले में जुआ और सट्टा चलाने का काम करता है। राहुल से कैसी दोस्ती? कैसे है वो तेरे टच में?
साहब राहुल ही जुए में पैसा लगाता है, मैं तो सिर्फ संभालता हूँ। गायब होने से पहले राहुल ने आखिरी कॉल तुम्हें क्यों किया था? वो शहर में और जुए के अड्डे खोलना चाहता था, इसलिए। तुम लोग मिला कहाँ करते थे? शहर के बाद राहुल के अय्याशी वाले अड्डे पर। सरजू को साथ लेकर राहुल के उस अड्डे पर जाओ। हो सकता है इस केस की आखिरी कड़ियां हमें वहीं मिलें। यस सर। चौहान सर, हम इसके रिलीजिंग के पेपर्स चाहिए। यस सर। सर एक और बात, राहुल सरजू के अलावा भी एक और नंबर पे बहुत टच पे था, वो है कल्पना सहदेव का नाम का। कल्पना सहदेव? लगता है लव और नेहा के केस से धुन हटने वाली है और इस केस के मुजरिम हमारी गिरफ्त में आने ही वाले हैं। जी नहीं सर, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। हमारे पास तुम्हारे और राहुल के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सच सच बता दो। जी, हमारा अफेयर 4 महीने से चल रहा है। राहुल अनिल का बिजनेस पार्टनर था। अनिल का वर्कशॉप अपग्रेड करने के लिए राहुल फाइनेंशियली हेल्प करता था। हमारी मुलाकात तभी हुई थी। तुम्हारे इस अफेयर के बारे में तुम्हारे पति अनिल और बेटा लव जानता था? जी नहीं सर। चल बात किधर है? सर, राहुल की बॉडी मिली हमें। क्या? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं वहां। सर 1 मिनट आइए, कुछ दिखाना है। ये देखिए सर, इस सब जगह पे टाइल्स लगी हुई है, केवल इतनी सी जगह की टाइल्स निकली है। खुदवाओ इसे। सर ये देखिए। सर ये मोबाइल और चाकू। राहुल और लव की बॉडी का एक ही जगह पे मिलना और राहुल का कल्पना के साथ नाजायज संबंध होना एक ही तरफ इशारा करता है कि लव की मौत और नेहा की सुसाइड के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दोनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। मेरा बेटा। सर ये रही लव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लव को चाकू से मारा गया था। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से लव का फोन जिस दिन स्विच ऑफ हुआ था ठीक उसी दिन यानी कि 15 अक्टूबर को लव की मौत हुई थी और राहुल की मौत लव के 3 दिन बाद यानी कि 18 अक्टूबर को हुई थी। हो सकता है कि लव को राहुल और उसकी मां के अफेयर के बारे में पता चल गया और गुस्से में आके लव राहुल को मारने के लिए वहां गया और उल्टा लव को ही मार दिया गया। क्योंकि लव की डेथ के 3 दिन बाद राहुल की डेथ हुई तो सवाल यह उठता है कि अगर राहुल ने लव को मारा तो फिर राहुल को किसने मारा? सर लव की बॉडी से जो चाकू मिला था उसके फिंगरप्रिंट्स राहुल के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। एक बात और सर, गाड़ी के टायर के निशान भी राहुल की ही गाड़ी के। डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से लव का ब्लड बाइक पर लगे ब्लड से मैच हो गया। सर इन सब बातों से तो आपकी बात सही लग रही है। लव को राहुल और अपनी मां कल्पना के अफेयर के बारे में पता लग गया होगा। वो पे लांछन लगा रही थी ना, और खोट तुम्हें में निकला। अरे तुमने मुझे जो धोखा दिया सो दिया, और तुम्हारे इन करतूतों की वजह से हमारा बेटा मारा गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर नेहा के नाखूनों में जो मिट्टी हमें मिली थी वो राहुल के अड्डे से मैच हो गई है। राजेश के मुताबिक नेहा की सुसाइड वाली रात शुभम और नेहा दोनों साथ में ही घर में आए, जिसका मतलब है कि शुभम काफी कुछ छुपा रहा है। बताता हूँ सर, बताता हूँ। जुए वाली रात को सरजू ने राहुल को बोल के मुझे 50,000 दिलवाए। एक बच्चा है 50,000 रुपए मांग रहा है 40% ब्याज पर, ताकि मैं अपनी माँ के जेवर छुड़वा सकूं। सब कुछ हार गया था। मैं राहुल से कुछ वक्त मांगने के लिए गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस शाम नेहा भी मुझे फॉलो कर रही थी। नेहा ने तेरा पीछा क्यों किया? नेहा मुझे कुछ टाइम से परेशान देख रही थी। मतलब अपनी बहन को राहुल से बचाने के लिए तुमने राहुल को मारा? नहीं सर, और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सिर्फ 16 साल की है बच्ची, तूने इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी अबॉर्शन हुआ है इसका। तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ इतना सब कुछ हुआ, अगर तुम पहले ही अपनी फैमिली या पुलिस को बता देते तो तुम्हारी बहन जिंदा होती। अपने आप को लव के बराबर लाने और शॉर्टकट से पैसा कमाने के लालच में
शुभम ने जल्दबाजी में जुए का सहारा लिया, जो शुभम के साथ साथ नेहा की बर्बादी और मौत का कारण भी बना। लव बिना सोचे समझे राहुल से उलझ गया और उसकी मौत हो गई। अगर उसने पहले अपनी मां से बात की होती तो शायद आज वो जिंदा होता। हमारे मन में अच्छाई और बुराई दोनों का वास है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनें और कैसे बने। क्या अपने मन पर काबू रखकर जिंदगी को सही दिशा में ले जाना इतना मुश्किल है? इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। धीरे से आ जारी अखियों में निंदिया आ जारी आजा धीरे से आजा। अरे अरे ये सब क्या चल रहा है? कहाँ था ना, दीवार पे कुछ करना नहीं है। चलो उठो यहाँ से, उठो। दो ये आजा। और ये दवाइयाँ ले लो, बिना नाटक किए हुए खाना है और चुपचाप जाके सो जाना है। मैं पागल नहीं हूँ, कितनी बार बोला मैंने, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए मुझे मेरा बेटा चाहिए मुझे वापस। Anil had collected 29,000 fruits on Tuesday. On Wednesday, he sold 25,000 fruit. How many fruits were left unsold? Children, please solve this problem. रचित, मैथ्स की क्लास में तुम ड्राइंग कर रहे हो? सॉरी मैडम। नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने ऐसे देखा ना, क्लास से बाहर निकाल दूंगी। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो सब लोग। प्लीज मैडम, मैं आई गो टू टॉयलेट। यस यू कैन। जल्दी जाना और जल्दी वापस आ जाना। स्कूल से निकल के सीधा पुलिस स्टेशन? क्यों, क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ नहीं, वो मेरी मम्मी वहाँ पे काम करती है ना, इसलिए मुझे फीस लेने जाना है। अच्छा अच्छा, चलो छोड़ देता हूँ। हाँ क्या रे? आप कुछ भी नहीं किया। बहुत शार पार्टी करता तू? उधर क्या कर रहे थे? इनका हर रोज का नाटक है। हर रोज रात को बाइक लेके घूमते हैं यहाँ वहाँ। पाटिल घेऊन जा दोघांना आतमध्ये घेऊन जा। बेटा क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा है। क्या हुआ इन्हें? खो गई है, बहुत दिन से घर नहीं आई। कितने दिन हुए? जब मैं छोटा था ना, 7 साल का, तब से वो खो गई है। बेटा अभी क्या उम्र है आपकी? 9 इयर्स। आपकी मम्मा 2 साल से खो गई हैं। कहते हैं कि एक बच्चा हर कमी के बावजूद खुश रह सकता है अगर माँ का साथ हो, लेकिन अगर सब कुछ होने के बाद माँ उसके साथ नहीं है तो उसकी जिंदगी हर पल एक खालीपन के एहसास से भरी होती है। ठीक वैसे ही माँ भी तभी पूरी होती है जब उसका बच्चा उसके साथ हो। रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक माँ अपने बच्चे के पास जाने के लिए तड़प रही थी और यहाँ एक बच्चा रचित अपनी माँ को तलाश कर रहा था। एक माँ की अपने बच्चे के लिए तड़प और अपनी माँ को तलाशता ये बच्चा कई हैरान कर देने वाले राज खोलने वाले थे। आखिर क्या थे ये राज? सर मैं आपसे कह रहा हूं, इसकी माँ का फोटो नहीं है। इसकी माँ किरण से मेरे 7 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। तो ये औरत कौन है, इसे ये फोटो कहां से मिली, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। तो अब इसकी माँ कहाँ है? और डिवोर्स आपसे हुआ है, बेटे से नहीं। और इसकी माँ
अपने बेटे को इतने साल मिलने क्यों नहीं आई? मिलती है कभी कभी, लेकिन हाँ, अगर मैं आपको कुछ कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। मैं आपको एक एड्रेस देता हूं, आप खुद जाइए और पता कर लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना मैं बिल्कुल ठीक। तो मुझे मेरे बेटे के पास जाने दीजिए ना, मैं जाऊँ उसके पास। जाने दीजिए। डॉक्टर साहब, हमें किरण से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं? मैं ही किरण हूँ सर, पूछिए ना, आपको क्या पूछना है मैं सब बता दूंगी, पूछिए। आपका बेटा आपको ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आया था। मेरा बेटा, मेरा रचित, मैंने कहा था ना, वो भी मुझे मिस करता है, वो भी मुझे याद करता है। चलिए मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो। अरे मुझे मेरे बेटे के पास जाने, वो भी मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। मैं ठीक हूँ। देखिए, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, प्लीज आप लोग जाइए अभी। चुप, मेरे बेटे के पास जाना मुझे। तू अपनी माँ को भूल क्यों नहीं जाता? तुझे याद है ना उसने तेरे साथ क्या किया था? याद है ना तुझे? अगर तू अपनी माँ के पास जाएगा तो फिर से तुझे मारने की कोशिश करेगी। अगर तुझे कुछ हो गया बेटा, मैं मर जाऊंगा बेटा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। वो किरण मेरी माँ नहीं है। वही तेरी माँ है। नहीं, वो रचना मम्मा ही मेरी माँ है। और मैंने माँ बेटे की बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है। माँ कभी अपने बच्चे को नहीं मारती। देख बेटा, कहानी और जिंदगी में फर्क होता है। तो एक काम कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये सब पुलिस के चक्कर में मत पड़। लोग किसी लालच में आकर मुझे फंसाकर अंदर डाल दिया तो ख्याल कौन रखेगा बेटा? बोल। नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगा क्योंकि मुझे रचना मम्मा से मिलना है। बचपन का मासूम मन जो हजारों ख्याली कहानियां बनाता है, बुनता है, कभी सच को कहानी तो कभी कहानी को सच बनाकर पेश करता है। हम सब ने अपने बचपन में ऐसी कहानियां बनाई हैं, लेकिन यहाँ 9 साल का रचित अपनी जन्म देने वाली माँ किरण को माँ क्यों नहीं मान रहा था? और जिस महिला रचना को अपनी माँ बता रहा था, आखिर वो कौन थी और कहाँ थी? क्या रचित की रचना मम्मा वाकई रचित की बनाई हुई कोई कहानी थी, या फिर हकीकत में रचना, किरण और मानव का कोई रिश्ता था? सर, मुझे लगता है इस केस में कुछ भी नहीं है। सगी माँ साथ में नहीं है, बच्चा बेचारा अकेला है, इसलिए इस फोटो को देखकर कहानी बना रहा है। अपनी कहानी और इमेजिनेशन की दुनिया को सच मानकर वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए हमारे पास पहुंच गया होगा। पाटिल, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। आई कुछ और पैसे चाहे तो बता देना। हाँ बेटा, मगर मेरे नाती रचित की परवरिश में कुछ कमी मत रखना। चलता हूँ। बेटा, एक और बात कहनी थी। आप क्या कहना है माँ जी? बेटा, वो कल रिहैब सेंटर से किरण कुछ दिनों के लिए आ रही है। माँ जी, हमारा डाइवोर्स हो चुका है, शायद आपको याद हो तो। बेटा, तुम भी तो एक बात याद रखो ना कि आखिर वो रचित की माँ है और वो भी तो कुछ समय अपने बेटे के साथ गुजारना चाहती है। 1 साल का था बेचारा मेरा बच्चा। आपकी बेटी उसकी जान लेना चाहती थी, जानती है ना आप? बात कर। लेकिन बेटा, मेरी बात तो सुनो। आई पाटिल, ये जो डोंबिवली वाला केस था, रचित बेटा क्या हुआ? अंकल, वो मेरे मम्मा की फोटो आपके पास है, वो प्लीज मुझे लौटा दीजिए क्योंकि एक वही फोटो है मेरे पास। लेकिन बेटा, तुम्हारी मम्मा। पाटिल थम। चलो तुम्हें तुम्हारी मम्मी की फोटो दिखाते हैं, आओ।
खाओ बेटा। नहीं माँ, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है। मैं ना अपने बेटे के साथ खाऊंगी, रचित के साथ। मेरा बेटा कब आएगा? मेरा रचित कब आएगा माँ? आएगा बेटा, मानव लेके आएगा। ये पहले तो खा ले। नहीं माँ, अरे ऐसे लेकर नहीं आएगा रचित को, उसके लिए भी पैसे चाहिए उसको। देखो वो कमीना सारे पैसे लेकर चला जाएगा और सारी मुसीबत यहाँ मेरे सर पर। वो देख रहे हो मेरी बुढ़ी माँ को, ये कम थी क्या जब भी पागल बहन को यहाँ पर लेकर आ गए? बस कुछ दिनों की बात है, दीदी वापस चली जाएंगी। अरे उससे पहले ये पगी की चाकू वाकू ना मार दे। क्या चुप कर रही? बैठिए, सुन लेंगी ना। बहू, भगवान ने तुझे चाकू वाकू से मरने वाली चीज नहीं बनाया है। अच्छा माँ जी, भगवान ने भी आपकी बेटी को घर परिवार में रहने वाली चीज नहीं बनाई है, समझिए आप। एक बात सुन लो, किरण इस घर में रहेगी। इस घर पर उसका उतना ही हक है जितना तुम्हारा और मेरा। 1/3 हिस्सा करण का है और उसके बाद उसके बेटे रचित का। समझी तुम? हाँ माँ जी, समझ गई। इसी बात को तो रोना है। लो बेटा, जूस पी लो। नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी रचना मम्मा के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई थी जो वो घर छोड़ के चली गई? मेरी रचना मम्मा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वो बहुत प्यार करती थी मुझसे। बेटा, आपकी रचना मम्मा का आपके पापा के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, जिसकी वजह से वो घर से चली गई? रचित, तुम यहाँ फिर से आ गए? थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मुझे इन्फॉर्म करके यहाँ बुला लिया। नहीं तो मैं तो इसे ढूंढता रह जाता, बहुत परेशान हो गया था मैं इसके लिए। चल बेटा, अंकल को थैंक यू बोलो। चलो। मिस्टर मानव, ऐसा क्या हुआ था आपकी बीवी के साथ जो वो रिहैब सेंटर चली गई? सर, शादी के बाद से ही किरण डिप्रेशन में रहती थी। जब रचित 1 साल का भी नहीं हुआ था, उसने खुद को और रचित को मारने की कोशिश भी की। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो डिप्रेशन की बीमारी है। मैं डर गया था सर, कहीं फिर से वो नुकसान ना पहुंचाए मेरे बेटे को। मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और उसके मायके वालों ने उसे रिहैब सेंटर भेज दिया इलाज के लिए। तो ये रचित किसी रचना को अपनी माँ क्यों बोल रहा? इसका भी दिमाग खराब होता जा रहा है सर, अपनी माँ की तरह। चलता हूँ सर, इसे इसकी माँ से मिलाने ले जाना है मुझे। चल चल। पाटिल, अगर तुम कोई कहानी कभी इमेजिन करके बोलोगे तो हो सकता है कि छोटी छोटी डिटेल्स मिस हो जाए। पर ये बच्चा रचित जो कहानी अपनी रचना मम्मी के बारे में सुना रहा है, बहुत ही प्रिसाइज और डिटेल्ड है। हो सकता है कि वो सच बोल रहा है। हाँ सर, हो सकता है। एक काम करो, उसके स्कूल जाके उसकी माँ के बारे में पूछताछ करो। शायद हमें वहां से पता लग जाए कि ये कहानी बनाई हुई है या सच है। ओके सर। देखिए आप, मैंने आपको पहले ही समझाया था, ये बेचारा अब तक किरण से डरा हुआ है। देखिए आपको सिर्फ अपनी बेटी की पड़ी बस। देखो मानव, तुम समझाओ रचित को प्यार से। आखिर पैसे किस लिए लिए तुमने? यहाँ लाने के लिए थे, ले आया मैं। अब जा रहा हूं मैं। यहाँ रहेगा तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या असर होगा आपकी पागल बेटी को देखते कर। उल्टे सीधे सवाल करने लगा है, कहानियां बनाने लगा। पागल हो गया मेरा बच्चा। चल बेटा चल। रचित कहाँ? मानव रुको। मानव प्लीज, नहीं मानव रुको। मानव छोड़ दो रचित को मेरे पास। मानव प्लीज रुक जाओ, मेरे रचित को छोड़ दो। मानव रचित को छोड़ दो। मानव नहीं, मानव नहीं, मानव प्लीज रचित को छोड़ जाओ मेरे पास। मानव प्लीज ऐसा मत करो, रचित को छोड़ दो। देखो ना मानव मेरे रचित को ले गया। माँ वो मेरे रचित को ले गया। प्लीज इसको रोको ना माँ प्लीज। मेरा रचित मुझसे प्यार नहीं करता माँ। मेरा रचित मुझसे प्यार नहीं करता। मेरा बच्चा मुझसे प्यार नहीं करता माँ। ये है मैडम जोशी और ये है मैडम वर्मा। ये दोनों भी 2009 से रचित की स्कूल टीचर्स रही हैं। आप लोग मुझे रचित के फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ बता सकती हैं? सर, रचित के फादर तो कभी स्कूल आए नहीं, लेकिन एक लेडी जरूर रचित को स्कूल छोड़ने और लेने आती थी।
फर्स्ट टाइम हमें ये लगा कि ये लेडी रचित की माँ है, लेकिन सडनली उसने आना बंद कर दिया। तो रचित को स्कूल छोड़ने कौन आता था? जी उसके फादर आते थे और रचित काफी उदास हो चुका था। तो आप लोगों ने रचित के साथ कभी उस बारे में बात नहीं की, या रचित ने आप लोगों को कभी उसके बारे में बताया? हमने एक दो बार कोशिश तो की थी, फिर हमने उसके फादर से बात की तो हमें पता चला कि वो जो उसको छोड़ने आती थी और लेने आती थी वो उसकी माँ नहीं, उसकी मेड थी। हाँ सर, मुझे याद आ गया, ये फोटो रचित की केयरटेकर की है सर। कुछ महीनों के लिए रचित के देखभाल के लिए आई थी सर। कमाल है, उस दिन जब हमने आपको ये फोटो दिखाया था तब आपको नहीं याद आया, और आज याद आ गया? सर, 1 दर्जन से ज्यादा केयरटेकर्स आ चुकी हैं रचित का ध्यान रखने के लिए। अब आप ही सोचो, मैं ट्रेवल एजेंसी का काम पे ध्यान दूं या केयरटेकर्स के नाम याद रखूं? हम आपकी इस केयरटेकर रचना से एक बार मिलना चाहेंगे। कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, बहुत पुरानी बात है सर। ठीक, जाइए। इसे जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं इसे जानते, क्योंकि वो किरण से डाइवोर्स के बाद हम मानव के घर नहीं जाते थे। वो ही लेके आता था रचित को हमसे मिलाने के लिए। पटेल, रचना की फोटो देख के ये सब कुछ परेशान दिखे। हाँ सर, मैंने भी नोटिस किया। रचित की ये जो रचना मामा वाली कहानी का राज है जो ये हमसे छुपा रहे हैं, मुझे लगता है यही राज रचना के साथ हुए क्राइम से जुड़ा है। लेकिन सर ये क्या हो सकता है? पटेल, हो सकता है कि रचना का मर्डर हुआ हो। एक काम करो, पिछले 2 साल में महाराष्ट्र और उसके आसपास के सभी एरिया में 20 से 30 साल की औरतों की जितनी भी लाशें मिली है सबके डिटेल्स निकालो। ओके सर। अरे यार, तुम क्यों तमाशा बना रही हो? बात को समझने की कोशिश करो। चलो अंदर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। क्या मिला मुझे तुमसे शादी करके? ना बच्चा, ना परिवार, और ना ही खुशी। बस तुम्हारे घर की नर्स और मेड बन के रह गई हूँ मैं। देखो स्नेहा, ये सब बातें हम लोग अंदर जाके भी कर सकते हैं। नहीं, सारी बात यही करूंगी। इस घर के लिए तुम बेटे, भाई, मामा हो, सब कुछ हो, पर मेरा क्या? मैं कहती हूँ मेरा तुम पे अधिकार है, जहाँ मैं 2 पल खुशी से बैठ के तुमसे बातें कर सकूं, जहाँ तुम मेरे बारे में सोचो, मेरा ख्याल रखो। लेकिन तुम बस सर 2 साल पहले दमन में एक औरत की जली हुई लाश मिली थी। उस औरत की उम्र लगभग 25 से 30 के करीब थी। किसी ने कोई क्लेम नहीं किया और कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं थी, इसलिए बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और ये देखिए सर, उस लाश के हाथ के ऊपर रचना नाम का टैटू मिला। और ये देखिए सर, उस लाश के ऊपर जो गहने मिले ठीक वैसे ही गहने रचित की मम्मा के इस फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए वो फोटो। अरे सर, आपको एक लाश मिल गई और आप कहते हो कि मैं ऐसे मारा? मैंने मान लिया कि वो मेरे बेटे की देखभाल करती थी, मैं ऐसे क्यों मारूंगा सर? क्योंकि आप अपने बच्चे को लेकर ओवर पॉजिटिव हैं। आपको लगा कि आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा, तो आपने उसे मार दिया। आपके पास कोई सबूत है? नहीं है ना? तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं सर? मैंने कहा ना, मैं ऐसे नहीं मारा सर। सबूत मिलने पे अलग तरीके से खातिरदारी की जाएगी। ये लो बेटा, आइसक्रीम खाओ। थैंक यू अंकल। खाओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे जो प्यारी मम्मा है ना रचना, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा था क्या? उन्हें कोई मारपीट करता था पहले कभी? कुछ याद है तुम्हें? सर हो सकता है कि किरण ने रचना को मार दिया हो ताकि उसका बच्चा उसे दूर ना हो सके, और बाद में अपनी बहन को बचाने के लिए गौतम ने रचना की लाश को जला दिया हो सकता है। जरा पता करो कि किरण को हॉस्पिटल से घर जाने के लिए कब कब छुट्टी मिली। अगर वो डेट्स रचना की मौत के आसपास की है तो हमारा शक सही। किरण बेटा, बहू, गौतम, किरण,
लोग यहाँ क्यों आए हैं? किरण कहाँ है? बुलाइए उसे। किरण को मैं कब से बुला रही हूँ, वो आ ही नहीं रही है। बेटा और बहू तो है नहीं घर में, लेकिन किरण तो घर में थी। किरण कहाँ है? उसे बुलाइए किरण को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग ढूंढ लेंगे उसे। घर में चेक करो। ओके सर। आस पड़ोस में पूछताछ करो। ओके सर। किरण को बुलाइए। कहाँ है किरण? आपने हमसे छूट क्यों बोला कि आप रचना को नहीं जानते, जबकि रचित ने हमें बताया कि किरण और रचना एक दूसरे को जानती थी। इनफैक्ट किरण ने रचना पे एक बार हमला भी किया था, क्योंकि रचित ने रचना को मां कह के पुकारा था। हाँ झूठ बोला था, लेकिन अपनी बेटी किरण के लिए। क्यों? आपको शक था कि आपकी बेटी ने रचना को मारा है? नहीं सर, वो मर्डर नहीं कर सकती। हाँ, उसने रचना पर एक बार हमला किया था, लेकिन हम भी जानते हैं कि किरण ने रचना को नहीं मारा, क्योंकि जब रचना का मर्डर हुआ तो किरण रिहैब सेंटर में थी। लेकिन ये मर्डर आप भी तो कर सकते हैं, रचित और मानव की जिंदगी से रचना को दूर करने के लिए, ताकि किरण को उसका बेटा और पति फिर से वापस मिल जाए। सर, हमने हर जगह पता लगवाया जहां पर किरण जा सकती थी, लेकिन किरण का कहीं पर भी कुछ भी नहीं पता चला। पाटिल, किरण को ढूंढने के साथ साथ रचना की कुंडली भी निकालो। कौन थी, इस फैमिली में कैसे आई, क्या पता रचना का मर्डर और किरण के गायब होने की गुत्थी आपस में जुड़ी हो। श्योर सर। किरण के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। बहुत मुश्किल है उसे ढूंढ पाना, क्योंकि किरण के पास ना तो मोबाइल फोन है, ना ही कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज जिससे वो किसी को कांटेक्ट कर सके। लेकिन सर, मानव के बारे में हमें कुछ पता चला है। गुड, क्या पता चला? सर, 2006 में मानव और किरण की शादी हुई। उसके ठीक एक साल बाद यानी 2007 में रचित पैदा हुआ। 2008 में किरण मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 2009 में किरण और मानव का डिवोर्स हुआ। और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो यह है कि जुलाई 2013 में रचना मानव के घर पर मेड सर्वेंट बनकर आई। उसी दरमियान श्वेता नाम की लड़की से मानव ने शादी कर ली थी। शादी के ठीक 6 महीने के बाद रचना का मर्डर हुआ। अभी श्वेता कहाँ है? तो ऐसा तो नहीं कि श्वेता की शादी का रचना से कुछ लेना देना हो सकता है। और एक बात सर, शादी से पहले ये श्वेता नेपाल की सिटीजन थी। ऐसे तो कई लोग शादी करते हैं, लेकिन अगर मानव ने श्वेता से दूसरी शादी की तो किरण की फैमिली ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? मेरी किरण कहाँ है? आ जाएगी यार, पहले दवा खा लो। क्या हुआ? मेरी बेटी का कुछ पता चला? कैसे पता चलेगा माताजी, जब घर के लोग ही सच छुपा रहे हो? क्या छुपाया सर हमने आपसे? मानव की दूसरी शादी का सच, जो उसने श्वेता से की। मानव की दूसरी शादी? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने ऐसा किया होता तो हमें पता होता। आपको जरूर कोई गलत जानकारी मिली है। आखिर किया क्या मैंने, जो आप लोग मुझे मेरे पीछे पड़ गए? आप लोग बताइए। हाँ, देखिए सर, बिना किसी प्रूफ के आप किसी को भी लेके नहीं आ सकते, बता दो। मैं काफी कानून जानता है, लेकिन जब प्रूफ हो तब तो ले जा सकते ना। कैसा प्रूफ सर? किससे मिलना है अंकल? क्या हुआ बेटा, कौन है? हाँ, मैंने श्वेता से दूसरी शादी की, क्योंकि किरण से अलग होने के बाद मैं काफी अकेला हो गया था सर। एक सोशल वेबसाइट पे हमारी जान पहचान हुई और धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर जब इंडिया आई हमने शादी कर ली। इस शादी के दूसरे दिन पता चला ये प्रेग्नेंट है। उसके पेट पर पल रहा बच्चा मेरा नहीं है। बहुत गुस्सा आया मुझे सर इस पे। इतना बड़ा धोखा दिया इसने मुझे। इस बात को लेकर हमारी काफी लड़ाई हुई सर, और हम दोनों अलग हो गए। ये सही कह रहे हैं सर, इनसे शादी करने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था और ये बच्चा उसी का है। जब इतना सब कुछ हो गया तो आप लोगों ने डिवोर्स लेने की सोची नहीं? क्योंकि मैं इसे इसकी किए की सजा देना चाहता था। अगर मैं डिवोर्स दे देता इसे तो ये किसी से भी शादी कर सकती थी सर। श्वेता जी, आपने भी डिवोर्स लेने की कोशिश नहीं की? सर,
सच कहूं तो मैं भी अभी किसी से भी शादी करना नहीं चाहती। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। सर, आपको क्या लगता है ये मानव और श्वेता सच बोल रहे हैं? पाटिल, अधूरा सच, और ये अधूरा सच बड़ा ही खतरनाक होता है। रचना का मर्डर करके किसी ने बड़ा ही खतरनाक खेल खेला है, लेकिन ये किसने खेला है ये अब तक समझ में नहीं आ रहा। मानव, श्वेता, गौतम, स्नेहा या फिर किरण? अभी तक रचना के बैकग्राउंड के बारे में ठीक से पता भी नहीं चला था। अब ये किरण का है, किरण के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। सर, किरण के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और उसमें ये वीडियो मिला है। पाटिल, देखने में तो ये किरण ही लग रही है। गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन हुआ? हाँ सर, वो गाड़ी उसके भाई गौतम की है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि सगे रिश्ते भी दगा देने लगे हैं, और कई बार तो नफरत और लालच की वजह से खतरनाक रूप भी ले लेते हैं। तो क्या अपनी सगी बहन किरण को किडनैप करने के पीछे गौतम का कोई लालच छिपा था? क्या उसकी नजर अपनी बहन के हिस्से की जायदाद पर थी, या गौतम घर की, अपनी बीमार मां की और बहन की जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक गया था, टूट गया था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया? या फिर किरण का रचना की हत्या से कोई संबंध था, इसलिए गौतम उसे पुलिस की पहुंच से दूर ले जाना चाहता था? आखिर असल वजह क्या हो सकती थी? अकेले ऐसे घर में बंद रहने के बाद मेजर ट्रॉमा से गुजरी है। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं किरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो उसे अपनी बीवी से बचा रहा था, क्योंकि वो उसे जहर देकर मारना चाहती थी। इसलिए मैंने किरण को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे घर से निकालकर अपने गोडाउन में रखा, बस, और कुछ नहीं। कैसे मान लूंगा तू सच बोल रहा? सर, आप खुद सोचिए, अगर सच में मुझे किरण को नुकसान पहुंचाना होता तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके क्यों जाता? मैं तो खुद ही किरण को लेकर अपनी माँ और बीवी के बीच फंसा हुआ, जैसे तैसे करके अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अब थक चुका हूँ, अब नहीं होता। ठीक, जा सकते हो। पाटिल, इसमें नजर रखो, इतनी आसानी से इसकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। इसकी बीवी आने वाली थी ना? हाँ सर, बस आती होगी। हाँ सर, जहर नहीं लेकर आई थी, लेकिन उनको धमकाने के लिए और खुद को मारने के लिए, क्योंकि सर मैं तंग आ गई थी वहां की जिम्मेदारी संभालते संभालते। मुझे आजादी चाहिए थी, ऐसा लगा था कि उधार की जिंदगी लेकर जी रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है, जा सकती हो, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। जी। पाटिल, इस पे नजर रखो, और मानव और श्वेता पे भी। ये लोग पेशेवर मुजरिम नहीं है, लेकिन जिंदगी के बोझ के तले इतना घुट के जी रहे हैं कि इनमें से कोई भी क्राइम कर सकता है। रचना की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। सर, ये देखिए, ये आधा जला हुआ बैग मिला है, और सर इसमें मोबाइल भी और पैसे भी। मिस्टर मानव? मैं हूँ मानव। आप कौन? प्रताप देशमुख, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, मीरा रोड पुलिस स्टेशन। हाँ जी, बोलिए क्या काम है? मिस्टर मानव, हमें एक रश्मि नाम की औरत की लाश मिली है, और हमें पता चला है कि मरने से एक दिन पहले और मौत वाले दिन आपकी उससे फोन पर बात हुई थी। हाँ, वही होगी सर। मेरा ट्रैवल का बिजनेस है, पूरे दिन में 100 कॉल्स आते हैं, कई लोगों से बात होती है, हो सकता है इसका भी कॉल आया हो। ये फोटो देखिए, शादी को पहचानते हो? मिस्टर मानव, हमें छानबीन से पता चला है कि रश्मि के मरने से कुछ देर पहले उसकी किसी गौतम नाम के आदमी से बात हुई, और गौतम की आपसे भी फोन पर अक्सर बात होती रही है। गौतम? हाँ, गौतम मेरे साला है, मतलब था। हो सकता है गौतम ने इस लड़की को मेरा नंबर दिया होगा गाड़ी बुक करने के लिए। अच्छा, अभी याद आया। हाँ, इस लेडी का फोन आया था गौतम को रेफरेंस देकर, उसको शिरडी जाना था, उसको गाड़ी बुक करनी थी बस। देशमुख साहब, अब ये रश्मि मर्डर केस हमें सौंप दीजिए, क्योंकि 2011 का रचना मर्डर केस और ये रश्मि मर्डर केस, इन दोनों केसेस में कहीं ना कहीं मानव आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है,
फिर मैं रश्मि मर्डर केस की सारी फाइलें आपको भिजवा देता हूँ। वैसे भी रचना की तरह इस रश्मि के बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे ये रश्मि के पति का क्या नाम बताया था? अविनाश सोलंकी, मीरा रोड में रहते थे। अविनाश जी, क्या रश्मि अकेले शिरडी जाने वाली थी? सर मैं यहाँ की लोकल पुलिस को सब बता चुका हूँ, वो कहीं नहीं जाने वाली थी। तो फिर रश्मि ने मरने से पहले ट्रैवल एजेंट मानव को फोन क्यों किया था? अब ये तो वही जाने। क्या आप मानव और गौतम के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। जब आप रश्मि के परिवार और बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपने उससे शादी कैसे की? सर एक बार साथ में ट्रेन में सफर कर रहे थे और उसको देखते ही मुझे प्यार हो गया था। फिर हम लोग मिलते रहे और फिर शादी कर ली। उसने कहा था उसका कोई भी नहीं है, वो अकेली है। तुम कुछ कहना चाहती थी लेकिन वहां कह नहीं पाई। बताओ क्या बताना चाहती हो? मरने से कुछ दिन पहले रश्मि दीदी बहुत टेंशन में थी साहब। अरे वो लोग मेरा आधार कार्ड कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? ए देखो, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है, मैं इंडियन ही हूँ। क्या? अरे पर मेरा सिटीजनशिप फर्जी कैसे हो सकता है? मैंने आपको ये बात बताई है अविनाश साहब को मत बताना, नहीं तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। मतलब अविनाश इसके बारे में कुछ नहीं जानता? मुझे कुछ मालूम नहीं साहब। ठीक है, जाओ। पाटिल, इस रश्मि के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करो। आखिर ये हो क्या रहा है? मानव और रचना का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? और गौतम क्या लेना देना? सर, रश्मि का असली नाम तस्नीम था। वो बांग्लादेश से आई थी। 2010 में उसने मानव से शादी की थी और यहाँ की सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट भी बनवाया था, लेकिन वो सर्टिफिकेट झूठा निकला। श्वेता भी नेपाल से आई थी और मानव के साथ शादी करके यहाँ की नागरिकता ली थी उसने। सर इसीलिए मैंने सिविल कोर्ट से पिछले 10 साल के रिकॉर्ड मंगवाए और उन्हें चेक किया। तब जाकर पता चला कि इस मानव ने एक नहीं 17 शादियां की थी, और वो भी एक कोर्ट से नहीं, अलग अलग कोर्ट से। जरा पता करो कि इसने किन किन औरतों से ये 17 शादियां की हैं। क्या आप सब जानते हैं कि आपके खिलाफ भी केस रजिस्टर हो सकता है झूठी शादी करने के जुर्म में? पाटिल, इमीडिएटली मानव को अरेस्ट करो। रचित, रचित बेटा इधर आओ। रचित, 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 बेटा रचित, रचित। अरे क्या करी है? रचित कहाँ है? बेटा रचित कहाँ है? तुम लोग क्या करते हैं तुम लोग? सर 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 मेरा बेटा गुम गया सर, कोई मिलने रहा को। बेटा बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत हो गया ड्रामा, झूठ मत बोल। ऐसा मुझे आप ऐसे कैसे कहाँ ऐसा बात नहीं है साहब। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा मुझे मेरा बेटा छोटा है, वो सोसाइटी वाला कुछ करो। क्या? अच्छा ठीक है, आई हो पुलिस स्टेशन से फोन था। रचित क्या हुआ रचित को? वो कहीं मिल नहीं रहा। क्या? सर देखो, आप लोगों को मुझे जितना मारना है मार लीजिए सर, मुझे जेल में डाल दीजिए सर, लेकिन मैं आप लोगों को सच बोल रहा हूँ सर। देखिए मैं मानता हूँ कि मैंने फ्रॉड किया है सर, और रश्मि का पति और गौतम इस फ्रॉड में शामिल नहीं है सर। पर रश्मि और रचना को क्यों मारा? आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं किसी की जान क्यों लूंगा सर? देखिए आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरे बच्चे को ढूंढे सर, उसको कुछ हो जाएगा तो मैं चिंता नहीं रहूंगा। ढूंढ लिया है आदमी को, उसी ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया। कौन है सर वो? माने कसम खा के कह रहा हूँ, अरे दारू की कसम, तूने मेरी बेटी रचना के बारे में चुकाने को कहा ना, मैं चुकाना। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे क्यों किया तू? अब बता, क्यों देता था इसे दारू पीने के पैसे? गौतम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहाँ गया होगा रचित? रचित? ये अपनी माँ रचना को ढूंढने भाग गया था, हमें मिल गया। हम कितने परेशान हो गए बेटा।
रचित इधर आना। रचित बेटा माँ के पास जा। अच्छा रचित, मैं ना तेरे साथ तेरी रचना मम्मा को ढूंढने चलूंगी। सच में आजा मेरे पास। हाँ सर, रचना घर की केयरटेकर नहीं थी, पूरे घर की देखभाल करती थी। रचित भी उसको पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे मां तक कहने लगा था। लेकिन एक दिन मेरे कमरे की सफाई करते करते उसे मेरे सारे मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। ये क्या कर रही हो रचना? हाँ, ये सब क्या है साहब? ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम जैसे लालची और क्रिमिनल टाइप आदमी के पास रचित का भविष्य खतरे में। मैं ये सब सच्चाई पुलिस को बता दूंगी। रचित को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी मैं। मेरी बात सुनिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। हाँ, तुम पुलिस को कुछ मत बताना। रचित के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ मायने रखता नहीं है। तुम मेरी और रचित की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम तो बर्बाद हुई, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। और इसीलिए तूने रश्मि को भी मार दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुमने उसके हाथ में नकली सर्टिफिकेट थमाया। हाँ। तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, फ्रॉड। अगर मेरा सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिला ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुम देख लेना। सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब कुछ मैंने अपने बेटे के लिए किया, मेरे बेटे रचित के लिए किया। अगर तू अपने बच्चे से प्यार करता ना तो कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने सिर्फ फ्रॉड किया। नाम तेरा मानव है, लेकिन मानवता कहीं नहीं। मानव ने सारी हदें पार कर दी। अपने बेटे के प्यार के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों की आड़ में रचना और रश्मि का मर्डर करके उसने एक भयानक अपराध किया और उसे अपने उस अपराध की कड़ी सजा भी मिल गई। लेकिन यह घटना कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अपनों की जिम्मेदारियां भी एक इंसान को क्राइम के रास्ते पर ले जा सकती हैं। सच तो यह है कि अगर इन जिम्मेदारियों को सच्चाई और प्यार के साथ जिया जाए तो ये हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। लेकिन अगर इन्हें बोझ की तरह से देखा जाए तो उसी बोझ के नीचे इंसान दब जाता है और भटक जाता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।